नाउ वॉइस इज क्लियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का हम लोग आभारी हैं, जिसने ये एक अपॉर्चुनिटी दी डायरेक्ट सेलर को और सीनियर लीडर्स को कि वो आपस में बातचीत कर सकें इस बहुत शानदार प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये जो नई सीरीज है हम लोगों की वेबिनार की, ये कल से स्टार्ट हुई। कल मुकेश कोठारी सर हमारे बीच में थे और वो हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट भी हैं। सो सर का बहुत शानदार सेशन रहा, मैंने पर्सनली उसको अटेंड किया। और अगर आपने मिस कर दिया है किसी वजह से, तो वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे वो वेबिनार है, तो उसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं थैंकफुल हूँ कुलदीप जैन जी का, जो एक प्राउड डायरेक्ट सेलर हैं आरसीएम बिजनेस के, और वो हमें हेल्प कर रहे हैं इस प्रोग्राम को लाइव करने के लिए, ताकि मैं बीच बीच में प्रेजेंटेशन के लिए जहां जरूरत होगी मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं आपके साथ में। मैं ये मान रहा हूं कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में जो साथी जुड़े हुए हैं, वो दो तरह के साथी हमारे साथ में हैं। हमारे डायरेक्ट सेलर्स और सीनियर लीडर्स भी हमारे साथ में हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और ऐसे कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं जो अभी आरसीएम से जुड़े नहीं हैं, किसी दोस्त ने उनको आमंत्रित किया है आज के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। सो वो हमारे गेस्ट हैं। सो जो हमारे गेस्ट हैं जो अभी आरसीएम परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, उनका मैं तहे दिल से आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं आरसीएम के इस वेबिनार में। और चूंकि मैं नया हूं बहुत सारे लोगों के लिए, सो सबसे पहले मैं अपने परिचय से, अपनी छोटी सी एक बैकग्राउंड से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही है। ओके, मैं वॉइस चेक कर रहा था। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। सो मेरी बैकग्राउंड रही है एक मिडिल क्लास फैमिली की। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, मेरी माताजी गृहिणी थी, और परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स ने हम सबको बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया। पहली जो सैलरी मुझे मिली थी एज ए टीचर, वो मात्र 500 रुपया थी। और 1 साल मैंने नौकरी की। 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे व्यापार करना पड़ेगा। सो ये थोड़ी सी समझ आ गई थी मेरे अंदर में 1 साल नौकरी करने के बाद में। बिजनेस की कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी, कोई परंपरागत व्यापार नहीं था, तो ये बड़ा मुश्किल रहता है जब आप एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे कभी किसी ने खानदान में आपके बिजनेस नहीं किया, तो क्या किया जाए। और वो ऐसा माहौल नहीं था गाँव में। कोई बैकग्राउंड नहीं थी। मैंने सिंपल एक काम किया कि मैंने गाँव से मैं शहर आ गया। मेरे मामा जी वहाँ पे रहते थे, ठेकेदार थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। सो उनके साथ में कुछ दिन रहा, और वहाँ रहते रहते मुझे मालूम एक नए तरीके का बिजनेस आया है, और वो बिजनेस है केबल टीवी का बिजनेस। सो मैंने केबल ऑपरेटर के रूप में काम करना स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग एक डिश एंटीना लगाते थे। 4x4 फीट का उसका साइज रहता था, और 2-3 चैनल चलते थे उन दिनों। वीसीआर का बड़ा क्रेज था। वीसीआर पे हम लोग एक फिल्म दिखा देते थे, और बहुत वैल्यू रहती थी केबल ऑपरेटर के उन दिनों, एक्चुअली शुरुआत के टाइम में। मैंने केबल ऑपरेटर के रूप में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, और कुछ करने का चूंकि जज्बा था, तो बहुत मेहनत किया, पूरी ताकत के साथ में काम किया। दिन रात हम लोग लगे रहे, और जब आप एक जज्बे के साथ में काम करते हैं तो आपको परिणाम मिलते हैं। और केबल टीवी का बिजनेस चूंकि था भी नया, अपॉर्चुनिटी थी एक बहुत अच्छी। मैंने खूब मेहनत किया, तो अच्छे परिणाम वहां पे आए। एक अच्छी खासी इनकम मेरे पास में हर महीने वहां से आने लग गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद में केबल टीवी के बिजनेस से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था। जैसे बोर हो जाते हैं ना किसी काम को करते करते, वैसे मैं बोरियत सी महसूस करने लग गया। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस काम में मैं जितना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, जितना ज्यादा मैं पैसा कमा रहा हूँ, उतना ज्यादा मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ। जैसे आप किसी दलदल में फंसते चले जाते हैं, वैसी एक फीलिंग मेरे अंदर में आई, क्योंकि वहां पे आपको 24 घंटे सर्विसेज देनी होती थी।
दिन में भी हम काम करते थे, रात में हम लोग जब सब लोग सो जाते थे, रोड पे ट्रैफिक नहीं होता था तो केबल की लाइनें बिछाते रहते थे। पूरे शहर में हम लोगों ने उस समय काम किया। मुझे बड़ी घुटन सी महसूस होने लगी और मेरा एक नया ड्रीम पैदा हुआ, एक ठीक ठाक से इनकम आते हुए, कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम करना है जिस काम के करने से मुझे पैसा मिले और पैसे के साथ में मुझे टाइम फ्रीडम भी मिले। मेरे पास में समय हो जिसको मैं अपने तरीके से एंजॉय कर सकूं। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और अंग्रेजी की एक कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाहत होती है तो वहां पे रास्ते अपने आप निकलते हैं। उसी दौरान मेरे नजदीकी दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि आप मेरे घर पे आइए, आपसे कुछ खास बात करनी है। मैं उनके घर पे गया और वहां जाने के बाद में मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ये जो 3 शब्द हैं RCM, ये 3 शब्द मैंने सुने। वो एक होम मीटिंग थी एक्चुअली, जहां उन्होंने मुझे बुलाया था और वहां जाने के बाद उस माहौल की वजह से मैंने RCM बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और RCM बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में ज्वाइन तो किया मैंने, लेकिन मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। ये एक नया काम था मेरे लिए और मुझे ऐसा लगता था कि अगर आपको बिजनेस करना है और बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस की ये डेफिनेशन मेरे दिमाग में थी और RCM बिजनेस में कुछ पैसा नहीं लगता था। मैंने कुछ पैसा दिया था और उसके बदले मुझे कपड़े मिल गए थे। मुझे लगता नहीं था कि ये कुछ बड़ा काम हो सकता है यहाँ से। और शुरुआत में बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो पहले दिन से ही सीरियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है। मुझे ऐसा नहीं लगा था। मुझे मैंने इसको बहुत लाइट लिया शुरू के कुछ महीनों तक, लेकिन कुछ टाइम के बाद में मेरे अपलाइन मुझे एक मीटिंग में लेके गए, जो हमारी मंथली सेमिनार्स होते हैं। एक सेमिनार में जाने के बाद में जब मैंने बहुत सारे लोगों को स्टेज पे इस बिजनेस से पैसा कमाते हुए देखा और उस दिन के जो मुख्य अतिथि थे उनको सुनने के बाद में मुझे लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और वो मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। और उस दिन के बाद में मैंने RCM बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। सीरियस हो गया इस बिजनेस को लेके। मेरा जो एटीट्यूड था, मेरा जो नजरिया था RCM को देखने का, चीजों को देखने का, वो बदल गया। और उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ और कुछ गॉड गिफ्ट है शायद मेरे पास में। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं बहुत साई किस्म का व्यक्ति था। वो साइनेस, वो शर्मीलापन और वो संकोची स्वभाव अभी भी कुछ ना कुछ मेरे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके जीवन से जाती नहीं है। और उस समय तो मैं इतना संकोची था कि मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ किसी से मिलने के लिए जाता था, किसी के घर पे, कि मैं उनको प्लान दिखाऊंगा और फिर वो मेरे साथ में जुड़ेगा। ऐसे सपने बना के जाता था और जाता था तो बैठा रहता था, बातें करता रहता था, चाय पी के वापस आ जाता था, क्योंकि प्लान दिखाने की, बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं होती थी। उस लेवल से, उस स्टेट ऑफ माइंड से, उस प्रकार के कॉन्फिडेंस, उस प्रकार के लो कॉन्फिडेंस से मैंने RCM बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग हैं जिनको RCM बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। RCM बिजनेस की रॉयल्टी इनकम, RCM बिजनेस के लीडर्स का जो रुतबा है और सेलिब्रिटी जैसा जो स्टेटस है वो उनको अट्रैक्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगने लग जाता है कि मैं शायद इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, शायद मेरे अंदर ये कमी नहीं है, शायद मैं ऐसा बोल नहीं सकता, शायद मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, शायद मैं प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाऊंगा, मैं लोगों को मीटिंग में नहीं ला पाऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती रहती हैं और वो स्वाभाविक है वो आना। लेकिन मैं आप सबको ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको RCM बिजनेस का विजन दिखाई दिया, और आज का मेरा टॉपिक भी वही है कि RCM में मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूं, आपको RCM बिजनेस भविष्य में क्या हो सकता है उसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत आपसे करूंगा आज। अगर आपको RCM बिजनेस का विजन दिखाई देने लग जाता है तो फिर इस बिजनेस में आपके अंदर क्या नहीं है, आपको क्या सीखना है, वो आपका पार्ट नहीं है, वो आपके अप्लायंस का पार्ट है और वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग तरह के मीटिंग्स हैं,
कैसेट्स हैं, इस प्रकार के मीटिंग सेमिनार्स हैं जो आपको हर वो चीज सिखाएंगी जो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए आपके लिए जरूरी है। सो मैंने बस एक काम किया, मैंने गंभीरता से आरसीएम बिजनेस को लिया और मैं कंसिस्टेंसी के साथ में इस बिजनेस में चलता रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, ऐसे दौर आए जब मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा, और कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जैसा भी दौर था, मैंने किसी भी दौर में अपने आप को डिमोरलाइज नहीं महसूस किया। मैं लगातार इस बिजनेस में चलता रहा और उसका परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे बिजनेस की अचीवमेंट्स आ गई हैं, और इन सारी अचीवमेंट्स के साथ साथ में आपकी तरह अचीवमेंट आई। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन सब कुछ हो गया, 10% का लेवल आया और फिर ऐसे ये लेवल बढ़ते चले गए। फिर रॉयल्टी आई, वो बड़ा दिन था मेरे लिए। फिर टेक्निकल बोनस, वाह मजा आ गया। टेक्निकल बोनस में मजा इसलिए आया था क्योंकि मेरी रॉयल्टी लगने के बाद में टेक्निकल तक पहुंचने के लिए मैंने कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। इनफैक्ट ये रहा कि मेरी रॉयल्टी लगने के बाद में मेरी रॉयल्टी टूट गई। टूटने के बाद में फिर उसको मेंटेन करना और फिर टेक्निकल के लेवल पे जाना, वो बड़ा टिपिकल था मेरे लिए। लेकिन टेक्निकल पे जाने के बाद में फिर एक अच्छा टाइम मैंने देखा। हमेशा से मेरा बिजनेस अगर डाउन हुआ तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुआ कभी भी, और ऐसे चलते चलते, ऐसे एंजॉय करते करते। सो ये एक पिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पिन है सर, डायमंड की पिन, ये मुझे मिल गई। और ये पिन अगर आपको भी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको चाहिए, आपका यहाँ पे इस समय ठीक 4 बजे इस चैनल पे उपस्थित हो जाना, ये बताता है कि आप इस बिजनेस को सीरियस हैं। और आप इस बिजनेस को लेके अगर सीरियस हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने गेस्ट और अपनी डाउनलाइन के साथ में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको पहुंचेंगे। सो इस पिन पे, इतनी बड़ी पिन पे जाने के लिए आपको 2 चीजों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा सर। ये जो पिन है ना, 2 चीजों का परिणाम है, पैशन और प्रोफेशन। डॉक्टर जितेन आर्या एक बहुत बड़ा नाम है, गुजरात से हैं और वो ट्रेनिंग देते हैं। उनकी किताब मैंने पढ़ी और उस किताब में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, मजे करने हैं पूरी जिंदगी में, सो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। क्या कहा सर उन्होंने? उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो काम धंधा है, उस काम धंधे को, उस काम को अपना पैशन बना लीजिए। यानी उस काम को पूरी शिद्दत के साथ में कीजिए, पैशनेट होके कीजिए, उसमें डूब जाइए। वैसे डूब जाइए जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हुए डूब जाता था, जैसे लता मंगेशकर गाना गाते हुए डूब जाती है, जैसे जाकिर हुसैन तबला बजाते हुए डूब जाते थे। सो मुकेश कोठारी जब स्टेज पे होते हैं तो जिस प्रकार वो डूब के बातचीत करते हैं, उस प्रकार से डूब जाइए। तो अगर आपने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लिया, उसको मस्ती के साथ में किया, तो आपकी जिंदगी जो है हमेशा मजेदार जिंदगी रहने वाली है। लेकिन हमारे चिकित्सा विभाग के आंकड़े कुछ अलग बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार को सुबह आता है। जी हां, सोमवार को सुबह इसलिए आता है क्योंकि छुट्टी के बाद में जब व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए जाता है या अपने बिजनेस के लिए जाता है, तो वो पैशन के साथ में नहीं जा रहा है, वो टेंशन के साथ में जा रहा है, और इसलिए लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर जितेन आलिया ने दूसरा विकल्प दिया। पहला विकल्प था आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। वो कहते हैं कि आपका जो पैशन है, पैशन मतलब जिस चीज में आपको मजा आता है, जिस काम को आप बिल्कुल के साथ में करते हैं, उस काम को इस तरीके से करने लग जाइए कि उस काम से पैसा भी आना शुरू हो जाए, इनकम भी आपके घर में आए, आपकी रोजी रोटी, आपका घर खर्च चले। उस प्रकार से कीजिए जिस प्रकार विराट कोहली ने क्रिकेट को मजे मजे में शुरू किया, और मजे मजे में शुरू करने के बाद वो उनका पैशन था, और
उन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन, उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेला, प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। अब प्रोफेशनल लोग जो शूज पहनते हैं वैसे शूज खरीदे, प्रोफेशनल लोग जैसा बैट खरीदते हैं वो बैट खरीदा, और उन्होंने सारे वो काम किए जो प्रोफेशनल करते हैं। और विराट कोहली एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए और पूरे देश को उन पे नाज है। वो इंडिया की क्रिकेट टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया, वो लोग कामयाब हो गए हैं। वो कोई भी एक क्षेत्र है, वो राजनीति का क्षेत्र है, वो विज्ञान का क्षेत्र है, वो कला का क्षेत्र है, वो खेल का क्षेत्र है, जिन लोगों ने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया, सो सारे के सारे लोग कामयाब हो गए। सो डॉक्टर जितेन आर्या की ये बात आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत उपयोगी है, और इसमें दो संदेश छुपे हुए हैं। पहला संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को प्रोफेशन के रूप में चुन लिया है। अगर आपने इसको प्रोफेशन के रूप में चुन लिया है, आपने ये मान लिया है कि आपका प्रोफेशन है, और आप इसको लेके उतने ज्यादा सीरियस हैं जितने सीरियस आप अपनी नौकरी को या अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को लेके रहते हैं, उतनी गंभीरता के साथ अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो डॉक्टर जितेन आर्या ये कहना चाहते हैं आपसे कि प्रोफेशन को पैशन के साथ में कीजिए। आप सीरियस तो हैं, लेकिन उस सीरियसनेस के साथ मत कीजिए। आपके काम में तो गंभीरता होनी चाहिए, लेकिन वो गंभीरता आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आप टेंशन के साथ में मत कीजिए, आप एंजॉय के साथ में कीजिए। और एंजॉय के साथ में कैसे करेंगे? एंजॉय का मतलब ये हुआ कि जब भी आप आरसीएम बिजनेस से संबंधित कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने से पहले आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि आप कुछ बहुत बड़ा सा काम करने जा रहे हैं, लोगों से मिलना है। मिलने से पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना है कहीं पे, सो आपके अंदर में खुशी होनी चाहिए कि आप दुनिया का बेहतरीन काम करने जा रहे हैं, आप लोगों की सहायता करने जा रहे हैं। जो लोग थोड़ा सा उतने हेल्थ अवेयर नहीं है या जिनको अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, आप उनको अच्छे प्रोडक्ट देंगे और उनकी अच्छी सेहत में उनका सहयोग करने के लिए आप जा रहे हैं। इस प्रकार से आप एक अच्छी फीलिंग के साथ में अगर आप जाएंगे, देने के भाव से जाएंगे, तो आपका प्रोफेशन के साथ में आपका पैशन ऐड हो जाएगा। और जो लोग आरसीएम बिजनेस को मजे से कर रहे हैं, मैं अगर अक्सर मीटिंग में ये प्रश्न पूछता हूं कि कितने लोग हैं जो आरसीएम बिजनेस को मजे के साथ में कर रहे हैं, पैशन के साथ में कर रहे हैं, सो 90% लोग हाथ खड़ा करते हैं। सो जो 90% लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, जिनको आरसीएम बिजनेस करने में मजा आ रहा है, उनके लिए मेरा बड़ा गंभीर संदेश है, जो डॉक्टर पाटनी के माध्यम से मैं आपको, सॉरी, डॉक्टर जितेन आर्या के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं। वो संदेश ये है कि आप सिर्फ मजे मत कीजिए, आप इन मजे के साथ में इसको प्रोफेशनल ढंग से कीजिए, तरीके से कीजिए। कोई भी काम जब इस बिजनेस से रिलेटेड हम लोग करेंगे तो उसके दो तरीके से होगा। वो या तो कैजुअल तरीके से होगा वो, या प्रोफेशनल तरीके से होगा। आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है जब आप ज्वाइन करते हैं कि आपने 6 बेसिक्स काम करने हैं, 6 बेसिक को फॉलो करना है, और उसमें से दूसरा बेसिक आपको बताया जाता है लिस्ट मेकिंग। मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। सो जब आप लिस्ट बनाते हैं, 2 तरीके हैं लिस्ट बनाने के। कैजुअल तरीका ये है कि अपलाइन ने बोला और आपने एक पेपर पे कुछ नाम नोट कर लिए प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट के लिए, ये कैजुअल अप्रोच है। और प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि आपने उस चीज को बहुत गंभीरता से लिया और आपने एक प्रॉपर रजिस्टर या एक डायरी ली, और उस डायरी में आपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई, और एक दूसरी डायरी में आप अपने ड्रीम लिखना स्टार्ट किए। हर काम में 2 अप्रोच हैं, कैजुअल अप्रोच है और प्रोफेशनल अप्रोच है। आप जब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं फोन पे प्लान दिखाने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए, सो 2 अप्रोच हैं। आपका बातचीत करने का तरीका कैजुअल भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता है। जब आप सेमिनार में जाते हैं या आप यहाँ पे भी बैठे हैं, यूट्यूब के सामने बैठे हैं, सो 2 तरीके के लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो लोग कैजुअल अप्रोच के साथ में बैठे हैं, सो वो मस्ती के साथ में यहाँ पे बैठे हैं, उनके आसपास में कोई कॉपी पेन किताब नहीं है, और वो शायद कुछ दूसरा काम करते हुए वेबिनार भी देख रहे हैं। और जो लोग प्रोफेशनल हैं,
जो प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, वो लोग अगर बैठे हुए हैं तो उनके पास में कॉपी है, डायरी है, और वो लिख रहे हैं। और वो ऐसे कौन कौन लोग हैं, वो नीचे कमेंट में भी अभी लिखना स्टार्ट करेंगे कि कौन लोग डायरी और पेन के साथ में बैठे हुए हैं। सो अगर आप डायरी पेन के साथ में भी यहाँ पे बैठे हैं तो आपकी अप्रोच जो है वो कैजुअल अप्रोच नहीं है, आप प्रोफेशनल हैं। जब हम एजुकेशन लेते हैं ना, तो एजुकेशन के दो तरीके रहते थे। जो कॉलेज में अनसीरियस स्टूडेंट होते थे, सो वो मौज मस्ती के लिए कॉलेज में जाते थे, और जो अच्छे स्टूडेंट होते थे, सीरियस स्टूडेंट होते थे, वो प्रॉपर एटीट्यूड के साथ में जाते थे और वो सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई वहां पे करते थे। सो ठीक उसी तरह से आपको इस बिजनेस में आपको अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इसको पैशन के साथ में कर रहे हैं, और ज्यादातर पैशन के साथ में करते हैं मुझे मालूम है, सो आप इसके साथ प्रोफेशनल अप्रोच लगा दीजिए सर। प्रोफेशनल का मतलब ये है तरीके से, एक सही काम नहीं करना है, तरीके से काम करना है, वो बहुत हर काम में। अप्लायंस काउंसलिंग के लिए दो अप्रोच है, कैजुअल और प्रोफेशनल। कैजुअल अप्रोच ये है कि आपने बातचीत शुरू की, और बातचीत शुरू करने के कुछ समय के बाद में आप पॉलिटिक्स में चले गए, पॉलिटिक्स के बाद में आप दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए। अगर आप उस तरीके से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो वो कैजुअल अप्रोच है। प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि आप क्लाइंट के पास में गए, काउंसलिंग के लिए गए हैं, तो पहले पॉइंट नोट करके आप गए हैं कि अपलाइन से क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, और अपलाइन जो जो आपसे बता रहा है, आप एक विनम्र स्टूडेंट की तरह आप उनको लिखते जा रहे हैं, और न केवल वर्ड लिखते जा रहे हैं, अपितु पूरा महीना आप जो आपको डायरेक्शन दी गई है उन डायरेक्शन पे काम करते हैं, और अगले महीने काउंसलिंग में आप अपनी अपलाइन को बताते हैं कि सर आपने ये पॉइंट नोट करवाए थे और मैंने ये काम किया, अब मेरा बिजनेस इतना हो गया है, अब मुझे बताइए कैसे काम करना है। सो ये प्रोफेशनल अप्रोच है। सो मेरी जो ये पिन है जो मैंने आपको दिखाई, डायमंड की पिन, ये इन्हीं दो चीजों का संगम है। कैजुअल, ये पैशन और प्रोफेशन दोनों को मिलने से ये मिलती है, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी मिलेगी। जो लोग पहली बार हमारे बीच में हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो सकती है, एक जिज्ञासा हो सकती है कि ये जो डायमंड का लेवल है और डायमंड की पिन है, ये क्या होती है। सो आरसीएम बिजनेस का डायमंड लेवल में ऐसा मानता हूं, ये एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद में आपको जिंदगी में जो चाहिए वो सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पहुंचने के बाद, इस लेवल पे पहुंचने के बाद में आपको पैसे की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास में खूब सारा पैसा आएगा। अपितु स्थिति थोड़ी बदल जाएगी, आपके पास में इतना पैसा आएगा कि वो पैसा आपको परेशान कर देगा, और वो पैसा आप उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, वो तरीके खोजने पड़ेंगे। सो जब मैं डायमंड बना, मुझे मालूम नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कितना सारा पैसा आएगा, और वो जब इतना सारा पैसा आना स्टार्ट हुआ, रेगुलर आना स्टार्ट हुआ, बढ़ के आना स्टार्ट हुआ, सो मेरे लिए ये बड़ी दुविधा थी कि इस पैसे को मैं करूं क्या, कहाँ इन्वेस्ट करूं। मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा था कि कैसे उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। और फिर मैंने दिल्ली में एक इन्वेस्टमेंट गुरु हैं जो बताते हैं कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहां पे एक मोटी सी फीस देके मैंने वहां से ट्रेनिंग ली और उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखा। सो बहुत सारा पैसा आता है इस लेवल पे आने के बाद में, और बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं आरसीएम बिजनेस में जो इस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, इस लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। आरसीएम डायमंड मतलब बहुत सारा समय आपके पास में मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगी आपको, आप जो मर्जी करना चाहें जिंदगी में वो कर सकते हैं। मैंने बचपन में जो काम करने चाहिए थे वो इस समय मैं कर रहा हूं। मैं खेलता हूं, 2-2 घंटे खेलता हूं, घूमने फिरने के लिए मैं जाता हूं। मेरा एक ड्रीम है, ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा इफेक्ट हुआ है, मैं बहुत सारे देशों की यात्राएं कर चुका हूं, और मेरा एक ड्रीम है कि दुनिया में जिन देशों में जाया जा सकता है, जो टूरिज्म के हिसाब से जो देश डिजाइन किए गए हैं, ये अच्छा है टूरिज्म के लिए। जो जो कंट्रीज हैं वहां मैंने जाना है, और मैं बहुत पॉजिटिव तरह का आदमी हूँ, बहुत आशावादी हूँ, और मुझे लगता है कि दुनिया फिर वैसी ही होने वाली है अगले कुछ टाइम के बाद में। और वो जो ड्रीम है पूरी दुनिया को घूमने का, वो मैं एंजॉय करने वाला हूँ। सो बहुत सारा टाइम आपके पास में होता है पैसे के साथ में, और ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको एक्चुअली। किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में शायद आपको नहीं मिलेगा कि आपके पास में दोनों चीजें भरपूर है, टाइम भी भरपूर है और पैसा भी भरपूर है।
और आरसीएम डायमंड का मतलब है सिक्योरिटी, सुरक्षा मिलती है आपको कि जो काम आपने किया है, जो नेटवर्क आपने बना दिया है, उस नेटवर्क की वजह से न केवल मात्र आपको पैसा मिलेगा, अपितु आपकी जो अगली जनरेशन आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस जनरेशन के लोगों को भी आपके काम का लाभ मिलेगा। और हमारे बिजनेस में एक परफेक्ट उदाहरण है हम सबके चहेते लीडर रवि ओपी शर्मा, जिनके पिताजी श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, नेटवर्क बनाया, डायमंड गए, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, लेकिन वो विजन को समझते थे, आरसीएम बिजनेस के विजन की वजह से उन्होंने आपकी तरह मेरी तरह ग्राउंड लेवल पे काम किया। और दुर्भाग्य से जब वो इस दुनिया से चले गए, सो रवि जी ने, उनके सुपुत्र ने इस बिजनेस को संभाला और वो आज हमारे बहुत शानदार लीडर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। सो वो इस चीज का एग्जाम्पल है कि आपके अगर फादर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है आपकी अगली जनरेशन को मिलता है। सो ये जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है, और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं मिलती, ये केवल मात्र उन चुनिंदा कंपनियों में मिलती है जो कंपनी बहुत एथिकल तरीके से काम करती हैं, जो कंपनी एक क्रेडिबिलिटी के साथ में काम करती हैं। सो रवि ओपी शर्मा उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे सामने कि आरसीएम बिजनेस आपको सिक्योरिटी देता है। आरसीएम बिजनेस में जब आप डायमंड के लेवल पे जाएंगे, आपको लोगों का प्यार प्रेम मिलेगा, एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस आपको मिलने वाला है, लोगों की दुआएं मिलेंगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। सो ये सारी चीजें जो आरसीएम को नजदीक लेके जाते हैं, तो आपका ड्रीम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ड्रीम आपका होना चाहिए कि आपने आरसीएम बिजनेस में डायमंड जाना है। और डायमंड अब जो लेवल आपका है और डायमंड का जो लेवल है, उसके बीच में छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाइए, छोटे छोटे लेवल्स हैं हमारे यहाँ पे, वाइडल लेवल्स हैं, 20,000 का पहला लेवल है, 40,000 टोटल वॉल्यूम का दूसरा लेवल है। सो उन लेवल्स को आप अचीव करते करते, और एक प्रॉपर आपके पास में एक रोड मैप होना चाहिए कि आपने कैसे कैसे डायमंड पे जाना है, और आपके प्लान निश्चित रूप से आपकी सहायता उस चीज में करने वाले हैं। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस गोल के साथ में काम शुरू करेंगे कि आपने आरसीएम बिजनेस में डायमंड जाना है। और अब मैं अपने मुख्य सब्जेक्ट पे आपके साथ में आना चाहता हूँ, और जो सब्जेक्ट है कि हमने आरसीएम बिजनेस में हमारा जो विजन है, वो विजन किस प्रकार का होना चाहिए। सो उस विजन पे हम लोग थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं। सो देखिए, आरसीएम बिजनेस जो है, ये बिजनेस 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने जा रहा है, होने जाने वाला है, मेरा ऐसा अनुमान है। और अभी जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बहुत सारे जो काम धंधे हैं वो इफेक्टेड होने वाले हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। स्पेशली टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये बिजनेस जो हैं बहुत टफ टाइम से गुजरने वाले हैं। जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स जो गाड़ियां हैं, स्पेशली जो लग्जरी गाड़ियां हैं, वो शायद अब उतनी ज़्यादा नहीं बिकेंगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग शायद अब उतनी नहीं होगी। सो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इससे दुनिया को रूबरू होना पड़ेगा। सो इस स्थिति में आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है सबकी जिंदगी, हम सब लोगों, ये मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, और डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं आएंगे, वो आरसीएम बिजनेस को क्यों चुनेंगे, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। और जो मैं कह रहा हूँ कि आरसीएम बिजनेस 21वीं सदी का बिजनेस है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है, एक राइटर हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में किस प्रकार के बिजनेसेस आएंगे, किस प्रकार के ट्रेंड्स आएंगे, व्यापार किस प्रकार से तेजी से बदलता है। क्योंकि दुनिया को जब से हमने देखा है, तब से लेके जब तक मनुष्य ने होश संभाला है, सो हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। हम लोग आदि मानव थे, और आदि मानव थे तो हम लोग शिकार करते थे जंगलों में, और फिर एक समय आया वो शिकार कर वो खेती के काम में कन्वर्ट हो गया, और फिर सब लोग खेती ही करते थे और कोई दूसरा काम नहीं था। और फिर धीरे धीरे खेती के बाद में इंडस्ट्री आई,
उद्योग का एक समय आया और उद्योग धंधे चलने लगे, और उद्योग के बाद में फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, तो उद्योग धंधों का भी एक तरीका बदल गया। सो ये बदलाव आता रहा है। सो ये जो राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी किताब है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय। इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ये कहते हैं कि आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का समय है। लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चुनेंगे, और ये जो बिजनेस है ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार होने की संभावना रखता है। एक और राइटर को मैंने पढ़ा, डग विड। एक बहुत अच्छा नाम है एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, अमेरिका से उनका संबंध है, और वो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के वो विशेष सलाहकार रहे। और उनकी किताब है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ, ए बिजनेस स्पेशलिस्ट विद ए ब्रीफ केस। ये मेरे पास में है, लकीली अभी रखी है, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत पुरानी किताब है ये। सो इस किताब में डगविड ये लिखते हैं कि अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में जो करोड़पति बने हैं पिछले 10-20 सालों में, सो उनमें से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वजह से करोड़पति बने हैं। सो चूंकि अमेरिका में ये बिजनेस पुराना है, अमेरिका में थोड़ा अवेयरनेस है इस बिजनेस को लेके, सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, सो धीरे धीरे ये चीजें हमारे देश में भी होने वाली हैं। सो रॉबर्ट टी कियोसाकी मेरी इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। और बस जरूरत इस चीज की है कि आप आरसीएम बिजनेस को आज अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बड़े विजन के साथ में इस बिजनेस को करें, एक दूरदृष्टि के साथ में करें। आज आपको इस बिजनेस से क्या मिल रहा है वो ध्यान में मत रखिएगा, आपको 2 साल के बाद में क्या मिल सकता है, 20 साल के बाद आप आरसीएम बिजनेस में कहां पे पहुंच सकते हैं, उस चीज को हमेशा ध्यान में रख के अगर आप काम करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। हर बिजनेस का एक डिजाइन होता है और पर्टिकुलर कुछ तरह के लोग उस बिजनेस में jल्दी कामयाब होते हैं। सो आरसीएम बिजनेस में वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जिनका विजनरी एटीट्यूड रहता है, जो चीजों को लंबी दृष्टि से देखते हैं, जिनको ये लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा, जिसको जो लोग इस चीज को पहचान लेते हैं वो लोग इस बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। सो एक बड़े विजन के साथ में, एक दूरदृष्टि के साथ में आप इस बिजनेस को अगर आप देखेंगे, सो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। सो मौजूदा समय को आप मत देखिए, आप फ्यूचर को देख के इस बिजनेस को कीजिए। और आज हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आज हमारे पास में एक बेहतरीन डिलीवरी सिस्टम है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम बिजनेस के पास में है, लेकिन ये ऐसा था नहीं। आरसीएम बिजनेस की जो शुरुआत हुई थी वो मात्र एक प्रोडक्ट से हुई थी। एक प्रोडक्ट था हमारे पास में पेंट पीस। कल कोठारी साहब अपनी वेबिनार में इसके बारे में बता रहे थे कि जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई तो एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, और जब विजन की बातचीत की जाती थी तो ये बताया जाता था कि भविष्य में दूसरे प्रोडक्ट आएंगे। था नहीं कुछ भी, एक ही सेंटर होता था भीलवाड़ा में। ये कहा जाता था कि आने वाले समय में देश के दूसरे शहरों में भी सेंटर आएंगे, लेकिन शायद लोग मानते नहीं थे। एक पेंट पीस से शुरुआत हुई। आरसीएम बिजनेस का पुराना लोगो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टीसी छाबड़ा जी एक बहुत बड़े विजनरी व्यक्ति, सैल्यूट ऐसे महान व्यक्तित्व को जिसने एक बहुत बड़े विजन के साथ में और एक बहुत नेक नियत के साथ में डायरेक्ट सेलिंग के इस व्यापार को स्टार्ट किया। उनको लगा कि ये बिजनेस देश की हर समस्या का समाधान कर सकता है। उनको लगा कि उनको हिंदुस्तान के आम आदमी को एक मौका देना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का। वो अगर ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, वो अच्छे घर में पैदा नहीं हो पाए, तो उनको एक मौका देना चाहिए। सो एक प्रोडक्ट से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी, और आज देखिए हमारे पास में प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। हम लोग एफएमसीजी में हैं, हम लोग टेक्सटाइल में हैं, हम लोग वेलनेस में हैं, हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हैं, और हम लोग हर चीज में आ रहे हैं धीरे धीरे। सो आपने इस विजन के साथ में काम करना है कि जब आरसीएम एक प्रोडक्ट से इतने प्रोडक्ट्स के साथ आज पहुंच गया है, तो अगले 5 साल में क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या हो सकता है। एक समय जब
दुनिया ये कह रही है कि मंदी का दौर है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, उस समय उस माहौल में आरसीएम बिजनेस ने, जब पूरी दुनिया बंद थी, आरसीएम बिजनेस ने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। हमें पहले कभी महसूस नहीं हुआ कि सैनिटाइजर आना चाहिए। हमने सोचा, इधर सोचा कि सैनिटाइजर आना चाहिए, इतनी डिमांड का प्रोडक्ट है, और उधर वो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। लॉकडाउन के टाइम लॉन्च हो गया, जब पूरी दुनिया बंद थी तब लॉन्च हो गया। और ये डायरेक्ट सेलिंग में शायद एक चमत्कार, हमने एक नया कीर्तिमान हमने स्थापित किया है। जैसे आरसीएम बिजनेस की आदत रही है नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक दिशा देने की। और भी कई सारे प्रोडक्ट इसी दौरान आए हैं। सो द प्रोडक्ट की रेंज कितनी होगी मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन हिस्ट्री से आप फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में होंगे। कल मुकेश कोठारी जी अपनी वेबिनार में ये बातचीत कर रहे थे कि आने वाले समय में शायद सुई से लेके जहाज तक की चीजें आपको आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मिलेंगी। और कोठारी साहब कह रहे हैं तो हमने हमेशा उनकी बातों को माना है, और मैं बहुत विनम्रता के साथ उनकी बातों को मान रहा हूं कि ऐसा होगा निश्चित रूप से। सो आपने जो काम करना है सर, एक विजन के साथ में, दूरदृष्टि के साथ में करना है कि आरसीएम बिजनेस की ग्रोथ होगी, और उस ग्रोथ में अगर मैं इसके साथ में रहा तो मैं भी इसके साथ में आगे बढ़ता हुआ चला जाऊंगा। और दुनिया में देखिए, जो भी लोग कामयाब हैं, जो भी लोग आज ज्यादा पैसा बना रहे हैं, वो सारे के सारे लोग विजनरी लोग हैं, जिन्होंने भविष्य के बारे में सोचा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में सबसे कम पैसा कौन व्यक्ति कमाता है? सबसे कम पैसा वो व्यक्ति कमाता है जो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति यू नो दिहाड़ी करता है, हर रोज कमाता है, हर रोज उसको पैसा चाहिए। वो सबसे कम, मतलब जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो सबसे कम पैसा कमाता है, क्योंकि उसको सुबह काम करके शाम को पैसा चाहिए। उससे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो एक महीने का पेशेंस रखते हैं। एक महीने तक अगर वो एक महीने बाद भी अगर उनको सैलरी मिलती है तो उनको स्वीकार है। सो वो लोग उनसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। और उससे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जो एक साल के पैकेज पे काम करते हैं, जिनको जब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है तो ये उनके साथ में अनुबंध किया जाता है कि हम आपको एक साल में इतना पैसा दे देंगे। पहले महीने शायद कम देंगे, दूसरे महीने भी शायद बहुत ज्यादा नहीं दें, लेकिन धीरे धीरे करके हम एक साल में आपको इतना पैसा देंगे। सो वो लोग जो एक साल के पैकेज पे काम करते हैं, सो वो मंथली वाले पैकेज वाले लोगों से ज्यादा पैसा बना रहे हैं। और उससे ज्यादा पैसा कौन लोग बना रहे हैं? वो लोग बना रहे हैं जो लोग बिजनेस में आते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि पहले 2 साल अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, 2 साल के बाद में मिलेगा, ठीक है। सो वो सोच के साथ में कोई एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी ब्रांड इमेज बनाते हैं, और 2 साल मेहनत करने के बाद में, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद में फिर उनको पैसा आना स्टार्ट होता है। और फिर 2 साल के बाद आता है तो शायद बड़ी तेजी के साथ में आता है, और शायद 2 साल में उन्होंने खर्च किया था, शायद वो अगले 1 साल में पूरा भी हो जाता है। लेकिन उनसे ज्यादा पैसा कौन लोग कमाते हैं? उनसे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो और बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो उद्योगिक घराने हैं। टाटाज की बात करें हम, बिरलाज की बातचीत करें, सिंघानिया की बात करें, हम अंबानीज की बात करें, सो ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि इनका विजन और ज्यादा बड़ा है। वो आज किसी कंपनी की अगर शुरुआत करते हैं, कोई एक नया वेंचर वो शुरू करते हैं, सो वो ये नहीं सोचते कि अगले महीने उनको क्या मिलेगा और 1 साल के बाद क्या मिलेगा। वो ये सोचते हैं कि 10 साल के बाद क्या मिलेगा, 20 साल के बाद, जो आज धंधा मैं कर रहा हूं, 20 साल के बाद में क्या मिलेगा, उस सोच के साथ में वो काम करते हैं। और जब आप इसको गंभीरता से देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि टाटा जब मोटर्स बना रहा था, ट्रक बना रहा था, उस समय उसने टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत की थी, क्योंकि टाटा को मालूम था कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल में बहुत सारा कंपटीशन आएगा। अगर वो आईटी के साथ में अगर नहीं जुड़े होते तो शायद टाटा के पास बड़ी प्रॉब्लम होती। शायद आपको मालूम है कि टाटा मोटर्स, जो टाटा का एक समय सबसे प्रॉफिट देने वाला वेंचर था, वो आज बहुत घाटे में है। टाटा मोटर्स का शेयर अगर आप देखेंगे तो वो 100 रुपए से भी कम कीमत में आ गया है, जो कभी 500-700 रुपए का शेयर होता था।
और वही TCS जो बहुत बाद में उन्होंने शुरू किया, आज वो एक उनकी बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी। सो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये विजन के साथ में काम करते हैं, आने वाला टाइम किस चीज का है। एक करंट एग्जांपल अगर मैं आपसे शेयर करूं तो वो एग्जांपल है जियो का। जियो ने जब बिजनेस की शुरुआत की तो सब कुछ फ्री में दिया, फ्री में कनेक्शन दिए, फ्री में कॉलिंग दी, फ्री में डाटा डाउनलोड कर लीजिए आप जितना मर्जी, और लोगों ने लाइन में लग के जियो का कनेक्शन लिया। कोई एयरटेल का कनेक्शन 10 साल से यूज कर रहा था तो उसने बिल्कुल एक झटके में वो कनेक्शन कट करके जियो का ले लिया। कोई BSNL कर रहा था तो उसने सोचा नहीं, तुरंत फ्री में मिल रहा है तो तुरंत लोग जियो को लेना स्टार्ट किए। और ये बड़ी समझ से परे बात थी कि जब सब कुछ फ्री दे रहा है जियो, तो ये पैसा कहाँ से कमाएगा और ये कितने दिन तक ऐसा करेगा। और आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि जब जियो का आप पहले सर वो आपका जूम डिस्कनेक्ट हो गया, वो एक बार जूम को सर आप जूम अरे यार फोन ही ना उठाया। सर वो जूम एक बार कनेक्ट, आपका जूम डिस्कनेक्ट हो गया सर, वो जूम कनेक्ट करिए ना फिर से। नहीं है सर, वो आपका जूम डिस्कनेक्ट हो गया इस वजह से। मीटिंग आईडी बताइए। हाँ नहीं, मीटिंग आईडी बताएंगे सर, मैं ज्वाइन करूँगा तब ना। हम्म हम्म पासवर्ड सर, पासवर्ड दीजिएगा एक बार में। अभी आपका ऑडियो आ जाएगी, थोड़ा सिग्नल का एक इशू था जिसकी वजह से थोड़ा इशू रहा।
आप एक बार मुझे बताइए कि क्या अभी आप सुन पा रहे हैं? ऑडियो आपके पास में आ रही है? क्या अभी ऑडियो आपको सुन पा रही है? साउंड चालू हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। सो हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और मैं जैसे आपसे बातचीत कर रहा था कि आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोग विजनरी लोग हैं, जो भविष्य में क्या मिलेगा वो देख के काम करना चाहते हैं। सो ऐसे सभी लोगों के लिए ये बिजनेस डिजाइन किया गया है। विजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास में, लेकिन समय की एक लिमिटेशन की वजह से मैं आपको एक स्लाइड पे विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो स्लाइड अभी आप देखने वाले हैं, आपकी स्क्रीन पे आने वाली है। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअली, अगर हम लोग इसको लेके सीरियस हैं, आरसीएम बिजनेस को लेके सीरियस हैं, तो हमें ये जानना चाहिए एज ए बिजनेसमैन कि ये जो इंडस्ट्री है ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका जो टर्नओवर है ये कितना बड़ा टर्नओवर है, और इस टर्नओवर में से हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। सो वो हम सब लोगों को आइडिया होना चाहिए। सो अगर हम लोग WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को अगर हम लोग देखते हैं, तो हमें मालूम चलता है वहां पे कि डायरेक्ट सेलिंग का जो वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर है वो बहुत बड़ा टर्नओवर है। और उस टर्नओवर में से अगर हम लोग ये देखें कि हिंदुस्तान की हिस्सेदारी कितनी है, तो हमें वहां पे मालूम चलता है कि हिंदुस्तान की वहां पे हिस्सेदारी मात्र कितना, कोई 15,000 करोड़ की हिस्सेदारी है मुश्किल से। और अगर हम टोटल टर्नओवर में अगर हम परसेंटेज देखें, तो हम लोग ये पाते हैं कि जो परसेंटेज है वो परसेंटेज 1% से भी कम है। जहां ग्लोबल टर्नओवर में से अमेरिका की हिस्सेदारी 18% की है, तो हिंदुस्तान की हिस्सेदारी 1% से भी नीचे की लेवल की है। सो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का एक सुनहरा भविष्य है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस बिजनेस के साथ में जुड़ेंगे और बहुत तेजी के साथ में ये टर्नओवर बढ़ने वाला है। हमारे देश में जिस प्रकार की स्थितियां रही डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और वो परिस्थितियां क्यों बदलेंगी, उसको लेके मैं कुछ आपसे अपडेट करना चाह रहा हूं कि हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे इश्यूज रहे, क्योंकि हमारे देश के लिए नया बिजनेस था। 1990 के बाद में जब कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आना स्टार्ट हुई, तो प्रकृति का नियम है कि जब आप फसल बोते हैं तो उस फसल के साथ में खरपतवार पैदा हो जाती है। सो यहाँ पे भी कुछ प्रकार की चीजें रही, कुछ मनी सर्कुलेशन कंपनियां हमारे देश में आई, और उसकी वजह से एक माहौल खराब हुआ, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने माना कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल है ये सही मॉड्यूल नहीं है, ये सही तरीके से काम नहीं करता है, और बहुत सारे इश्यूज रहे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई, और 2016 में हिंदुस्तान गवर्नमेंट के कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री है, उसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन इशू की। और जब वो गाइडलाइन इशू की गई, तो उन गाइडलाइन के इशू होने के बाद, पारित होने के बाद में, कोई भी जब बिल पारित हो जाता है तो उसके बाद में जो है उसके ऊपर में रूलिंग बनती है, उसके ऊपर में रूल बनते हैं। सो अभी रूलिंग बनने जा रही है, और 15 अप्रैल को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर आया। सब कुछ बंद था, लॉकडाउन बंद था, और मुझे पर्सनली जान के बहुत खुशी हुई कि हमारे देश की जो सरकार है, स्पेशली कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, वो बहुत सीरियसली काम कर रही है इस लॉकडाउन के टाइम पे भी। सो 15 अप्रैल जब लॉकडाउन था पूरी दुनिया में, पूरे देश में, सो एक ईमेल आया मेरे पास में, और उस मेल में एक इनविटेशन था कि 16 अप्रैल को एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मीटिंग है, और मीटिंग का सब्जेक्ट है मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स बिफोर फाइनलाइजिंग द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो गवर्नमेंट रूल बना रही है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, और इसमें
तीन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश की जो डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें फिक्की है, IDSA है और FDSA है, उन तीनों को बुलाया गया था। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मैं भी उस मीटिंग का पार्ट रहा और बहुत डिटेल में वहां पे डिस्कशन हुआ। मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम करी, उन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया। दुनिया में जितने देशों में कानून बने हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, उनको अध्ययन किया जा रहा है कि उनमें से हम लोग क्या ले सकते हैं और हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या होना चाहिए। सो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि डायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनियां जो मनी सर्कुलेशन करती थी, प्योरली मनी सर्कुलेशन कंपनियों वाली तो ऑलरेडी गाइडलाइन आने के बाद में उन पर एक लगाम लगी है, लेकिन आज भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत महंगा प्रोडक्ट सेल करती हैं। मींस वो 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में सेल करती हैं और उसके वो प्रोडक्ट की आड़ में एक्चुअली मनी सर्कुलेशन करती हैं। सो ऐसी कंपनियों को लेके सख्त रूलिंग का एक प्रोविजन है और सीरियस लोग ही इस इंडस्ट्री में आ पाए, सो उसके ऊपर में बड़ी तेजी के साथ में गवर्नमेंट की तरफ से काम किया जा रहा है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये रूलिंग आएगी, शायद लॉकडाउन के तुरंत बाद आ जाए। और हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है, RCM के लिए बहुत अच्छा है। सो जब ये रूलिंग्स आ जाएगी तो रूलिंग्स आने के बाद में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। आज के साथ में हमारा चैलेंज सिर्फ ये है कि जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं, जो बहुत महंगे प्रोडक्ट देते हैं, जो अनलीगल तरीके के मार्केटिंग प्लान लेके आती हैं, और वो आती ही रहती हैं, कंपनी एक बंद होती है तो दूसरी आती हैं, जिस दिन उनकी सफाई हो जाएगी और उस समय ये इंडस्ट्री एक नए मुकाम पे जाएगी, एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। सो वो समय ज्यादा दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी वो समय आपको देखने को मिलने वाला है। और पिछले दिनों KPMG और फिक्की ने भी एक रिपोर्ट निकाली, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट हमें ये बताता है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री कहाँ पे जाने वाली है और कितना बड़ा टर्नओवर इसका होने वाला है। सो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं और गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट ये बता रही है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ में ग्रो करने वाली है। और अब हमें RCM बिजनेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अब हमें इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख के इसके ऊपर में काम करना चाहिए, इसको ग्रैब करना चाहिए, मजबूती के साथ में इसको पकड़ना चाहिए। आप RCM बिजनेस को अगर बहुत पहले से जानते हैं तो आप पुराने चश्मे से RCM बिजनेस को मत देखिए, आप RCM बिजनेस को नए चश्मे से देखिए। जब रूलिंग आने वाली है और RCM बिजनेस लॉकडाउन में जिस तेजी के साथ में काम कर रहा है, पूरी दुनिया बंद है लेकिन RCM का पिकअप सेंटर आज भी चालू है, RCM के प्रोडक्ट आज भी घरों में जा रहे हैं। आज भी हमारे हेड ऑफिस भीलवाड़ा से 10-10, 12-12 गाड़ियां, मतलब 15 टन की, 20 टन की 10-10, 12-12 गाड़ियां आज भी डेली वहां से रवाना हो रही हैं। सो उस नजरिए से, उस एंगल से आप RCM बिजनेस को देखिए और 2030 और 40 में हम कहाँ पे जा सकते हैं, हम इंडस्ट्री को किस प्रकार से लीड करेंगे, उस प्रकार से देखने की जरूरत है। सो उस विजन के साथ आप RCM बिजनेस को देख के और उसको मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमें RCM बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, और अगर हमने RCM बिजनेस में हम जुड़े हैं तो क्या हम एक अच्छी कंपनी से जुड़े हैं, हमने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है और स्पेशली तब आता है जब कोई दूसरी कंपनी का व्यक्ति उनसे मिलता है, उनको दूसरी कंपनी का मार्केटिंग प्लान शेयर करता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ में करना चाह रहा हूँ। एक्साइटेड नहीं हूँ ये बताते हुए, बल्कि तथ्यों के आधार पर ये बता रहा हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं जो एथिकल कंपनियां हैं, सही तरीके से काम कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में, एसोसिएशंस की और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को भी पालन कर रही हैं। लेकिन उन सब कंपनियों में अगर हम एक कंपैरिजन करें, सो उस कंपैरिजन में हम ये पाते हैं कि हम लोग सबसे बेहतर हैं, वी आर द बेस्ट। और वी आर द बेस्ट जब मैं कह रहा हूं तो कुछ लॉजिक्स के साथ में कह रहा हूं, कुछ तर्क है मेरे पास में। उन तर्क के आधार पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग बेस्ट क्यों हैं। हम बेस्ट इसलिए हैं, हमारे बेस्ट होने का जो सबसे पहला जो प्रमाण है वो है हमारे प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स में
दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। एक, हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है, क्वालिटी से हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और क्वालिटी के नाम पे हम लोग लोगों से अनाप शनाप पैसा भी नहीं लेते हैं। हमारे जो रेट्स हैं अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी रीजनेबल रेट्स रहते हैं। चाहे वो 14 रुपए का 1 किलो नमक की बात हम लोग कर लें, या हम 9 रुपए के नहाने के साबुन की बातचीत कर लें, या हम लोग राइस ब्रांड ऑयल की बातचीत हम लोग करें, या हम लोग वेलनेस प्रोडक्ट्स की बातचीत करें, या हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बातचीत करें, या गामा ओरिजिनल जो हमारा नया प्रोडक्ट आया है जो दुनिया में 2,500-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट है, वो हम लोग बिल्कुल एक नॉमिनल रेट्स में अवेलेबल करवा रहे हैं। सो ये सारे के सारे जो तुलनाएं हैं, ये कंपैरिजन हैं, ये बता रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा ये यूएसपी है एक्चुअली, कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो किसी के पास में नहीं है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन की प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी हाई और रेट्स इस प्रकार के कि एक आम आदमी आसानी से उसको खरीद सके, उसको ये नहीं लगे कि ये बहुत भारी प्रोडक्ट है, मैं इसको कैसे खरीद पाऊंगा। सो ये हमारी स्ट्रेंथ है, और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में जब भी जाएं, किसी से बातचीत करें, सो बहुत मजबूती के साथ में आप बातचीत कीजिए। दूसरी जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी स्ट्रेंथ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो ढांचा है जो वो बहुत मजबूत है। हमारे अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, हमारे अपना क्वालिटी कंट्रोल है, हमारे पास में अपने डिपोज हैं देश भर में, हमारे अपने सेंटर्स हैं। आप कन्याकुमारी में चले जाइए या कश्मीर में चले जाइए, आपको आरसीएम बिजनेस के सेंटर्स वहां पे नजर आने वाले हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में किसी कंपनी के पास में नहीं है जो आरसीएम बिजनेस के पास में है। सो ये हमारी स्ट्रेंथ है। तीसरी जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमें दूसरों से बेहतर बनाती है, वो है हमारे विजनरी फाउंडर टीसी छावड़ा जी। एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़ा विजन, जिन्होंने ये सोचा हिंदुस्तान के बारे में कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो आम आदमी को जुड़ने में उसमें तकलीफ नहीं हो और आम आदमी मेहनत करके किसी भी लेवल पे पहुंच सके। सो हमें बहुत प्राउड है इस चीज का, बहुत फक्र है, बहुत गुमान है, हम लोग बहुत गदगद रहते हैं। हमारा सीना हमेशा चौड़ा रहता है इस बात के लिए कि जिस प्रकार के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे पास में है, इस प्रकार के मैनेजिंग डायरेक्टर शायद हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की किसी कंपनी के पास में नहीं है। 2011-12 का जो टफ टाइम आरसीएम बिजनेस ने देखा, वो आज तक जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने देखा, सो वो कंपनी उभर नहीं पाई। और बड़ी बड़ी कंपनियां थी, या तो कंपनियां बंद हो गई हैं, या उन्होंने अपने नाम चेंज कर दिए हैं, या उन्होंने अपने ब्रांड चेंज कर लिए हैं, या उन्होंने अपने प्रिंसिपल से समझौता करके वो दोबारा से मार्केट में आए हैं। हम इकलौती ऐसी कंपनी है जो एक टफ टाइम को हमने न केवल मात्र फेस किया, बल्कि उसमें हम लोग मजबूती के साथ में निकल के बाहर आए हैं। और हमने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि जब आपके पास में एक बड़ा इरादा होता है, आपके उद्देश्य बड़े होते हैं, तो फिर चुनौतियां छोटी हो या बड़ी हो, वो आपका रास्ता नहीं रोक सकती, अपितु करती हैं। और हम लोग एक बड़ी बहुत मजबूती के साथ हम लोग वापस आए हैं। सो इसका श्रेय हमारी आरसीएम की मैनेजमेंट को जाता है और आरसीएम बिजनेस की सीनियर लीडरशिप को जाता है। और हमारी जो चौथी स्ट्रेंथ है, वो है हमारा एक्सपीरियंस। हमारे पास में दोनों तरह का एक्सपीरियंस है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है, हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग का भी एक्सपीरियंस है। हमारी पांचवी स्ट्रेंथ है हमारा मार्केटिंग प्लान। हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है। बेहतरीन मार्केटिंग प्लान इसलिए है क्योंकि ये प्लान हिंदुस्तान की जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन को 100% पालन करता है। ये प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपको ये अधिकार देता है कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर में जितने मर्जी लोग ज्वाइन किए हों, आप उन सबसे आगे निकल सकते हैं, उन सबसे बड़ा लेवल प्राप्त कर सकते हैं, उन सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था कि आरसीएम बिजनेस, हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं था एक्चुअली, बहुत सारे लोग हमें भ्रमित करते थे। जो लोग दूसरी कंपनियों में काम करते थे वो कहते थे कि आरसीएम बिजनेस में पैसा नहीं है, यहाँ पे इनकम बहुत कम है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, वो मानते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, टीसी छावड़ा जैसा कोई डायरेक्टर नहीं हो सकता, इतना बड़ा विजनरी, सब कुछ बढ़िया है, लीडरशिप बढ़िया, लेकिन पैसा नहीं है। और उसका जवाब मुकेश कोठारी जी ने दिया है पिछले दिनों। उनके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है कि आरसीएम बिजनेस के प्लान में कितना पैसा है, और उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशन के माध्यम से हमें बताया है कि आरसीएम बिजनेस में कितना पैसा है। सो वो आप जरूर देखिएगा।
जो बताएगा कि कितना ज्यादा पैसा हमारे इस प्लान में है। जरूरत यह है कि आप किस प्रकार से इसको लेते हैं और किस प्रकार से इसको करते हैं, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। आरसीएम सबसे बेहतर है। सो आप सबसे बेहतर कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, उसके लिए हमेशा ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी के साथ में जोड़ दिया है। देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हैं, वो ईमानदार रहना चाहते हैं, वो चीट नहीं करना चाह रहे लोगों को, लेकिन दुर्भाग्य से उनको जो कंपनी पहली मिली या दूसरी मिली या बहुत सारी कंपनियां उनको आज तक जो मिली, वो ऐसी कंपनियां मिली जो सही कंपनियां नहीं थी, और उनको आइडिया नहीं था कि सही कंपनी क्या होती है, गलत कंपनी क्या होती है। वो नए लोग थे, तो वो गलती से उन कंपनियों में जुड़ गए जो कंपनियां सही नहीं थी, और चूंकि उन कंपनियों में जुड़े और कुछ कंपनियां चीट कर गई, कुछ के प्रोडक्ट इतने महंगे थे, सो उनको बाद में रियलाइज हुआ, और जब उनको रियलाइज हुआ तब तक उनकी जो फेस वैल्यू थी वो खराब हो गई थी। वो बहुत सारे लोगों का नुकसान करवा चुके थे। सो इस प्रकार की परिस्थितियां उन लोगों के सामने पैदा हुई। सो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास में दुनिया की बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, बेहतरीन मैनेजमेंट है। सो ये एक ब्लेसिंग मानता हूं मैं इसके लिए, और ये ब्लेसिंग हम सब लोगों के पास में है। सो आप भ्रमित मत हो, आप इस कंपनी के साथ में स्टे करें, टिके रहें, एक विजन के साथ में काम करें। ये मत देखें कि आपको पहले दूसरे 6 महीने में आपको क्या आया है, आप हमेशा ये देखिए कि 6 साल के बाद में क्या मिल सकता है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग वैसी कोई स्कीम नहीं है कि जो रातों रात आपको अमीर बनाएगी। डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल ही इस प्रकार से बनाया गया है कि यहाँ पे आप पहले से सीखेंगे, और सीखते हुए आप नेटवर्क बनाएंगे, फिर नेटवर्क में जो लोग आएंगे उनको आप सिखाएंगे, उनको टीच करेंगे, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करेंगे, और फिर टीम को लीड कैसे करना है वो सीखेंगे, और वो सीखते हुए फिर आप आगे बढ़ेंगे। सो इस प्रकार से इसे डिजाइन किया गया है। सो थोड़ा पेशेंस रखिए, बड़े विजन के साथ इसमें आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारी सफलताएं यहाँ पे मिल सकती हैं। सो आप एक सही कंपनी में हैं। आने वाला समय जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। बहुत सारे उद्योग धंधे बंद होने वाले हैं। लॉकडाउन के बाद में जब दुनिया शुरू होगी तो वैसी दुनिया नहीं होने वाली है। सो आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। आपके पास में वैसे प्रोडक्ट हैं जो लॉकडाउन के टाइम पे भी बंद नहीं हुए हैं। सो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दे रही हैं, बहुत अच्छा अवसर आपके सामने आने वाला है। अब लास्ट में मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये मानते हुए कि आप इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, या अगर आपने जुड़ने का निर्णय ले लिया है, आज जो लोग पहली बार आए थे, तो अब काम कैसे करना है। हालांकि इस पे कोई दूसरा लीडर किसी दूसरे दिन आपसे डिटेल में बातचीत करेगा, क्योंकि हर रोज अगले कुछ दिनों तक ऐसा रहेगा कि हर रोज 4 बजे एक लीडर आपके सामने उपस्थित होंगे, और वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बातचीत करेंगे। जैसे आज मैंने विजन ऑफ आरसीएम के ऊपर में बातचीत की, तो वो डिटेल से आपको बताएंगे कि आपने करना क्या है, आपका फर्क क्या होना चाहिए। लेकिन मैं संक्षेप में एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप डायमंड क्लब करना शुरू कर दीजिए। डायमंड क्लब हमारे यहाँ पे एक लेवल है जिसके लिए 5000 बिजनेस वॉल्यूम का हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं हर महीने। और वो करने से आपको क्या होगा कि आप एक अलग कैटेगरी में आप शामिल हो जाएंगे। आपके प्लान का जो फोकस है वो आपके ऊपर आएगा। 5000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने करना आपको सर वो 5000 आपके वो जूम डिस्कनेक्ट हो गया। आईडी बोलिए सर। 581 हाँ।
मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, थोड़ा इशू आ रहा है, बार बार नेट की वजह से थोड़ा इशू है, और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं वो आपको और बेटर होंगी। हम लोग, ये नई एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग सीख रहे हैं। वेटिंग रूम में सर एंटर करिए वेटिंग रूम से। पासवर्ड क्या था सर? 0 जस्ट हाँ ओके। राइट, हम लोग बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं एक्चुअली। एक बार फिर आपसे मैं खेद प्रकट करता हूं, और मैं आपसे बता रहा था कि आने वाले सेशन में आपको ये जानने को मिलेगा कि करना क्या है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप डायमंड क्लब को कीजिए, रेगुलर कीजिए, और जो हमारे बिजनेस के 6 बेसिक हैं जो इसलिए डिजाइन किए गए हैं कि आपका तेजी से नेटवर्क बिल्ड हो और आप अच्छे से रिटेलिंग कर पाएं अपनी टीम में। सो उसको आप जरूर कीजिए। और कल 4 बजे एक बहुत शानदार लीडर हैं आरसीएम बिजनेस में, कोर लीडर्स हैं जिन्हें फायर ऑफ